बोली होंगी, नो डाउट। मैं अपना भी बोलता हूँ, मैंने भी कुछ चीजें बीच में छुपाई हैं। क्यों छुपाई हैं? नहीं तो इट विल बी अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स फॉर यू गाइस। जो चीज मैंने फेस करी है ना, वो मैं चाहता हूँ आप लोग प्रिपरेशन टाइम पे खुद फेस करो। मैं भी बता दूंगा तो डर जाओगे, राइट? करने से, इम्प्लीमेंटेशन करने से आप लोग सीख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा हूँ, यू हैव टू डू इट। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन करने से होता है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर मैं किसी बंदे से पूछता हूँ ना, चलो मेरे जान पहचान में एक सीनियर थे, आई आस्क्ड हिम मेरे को आंसर राइटिंग सिखा दो। ही सॉ माय आंसर एंड ही टोल्ड मी ये क्या कर रखा है, इसमें 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे 10 में से। आई वाज ओके, बताओ फिर कुछ। उन्होंने बोला हेडलाइंस बनाओ, बॉडी में एक हेडिंग बना दो, डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, उसके बाद उसको डिफाइन कर दो थोड़ा सा, मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे बनाओ। मैंने सीख लिया। वो मुझे कहते हैं कल आना, दोबारा दिखाना आंसर। आई टोल्ड हिम आई वोंट कम टिल 15 days बिकॉज़ आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट। और एक क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा तो वो तो मैंने अभी चीज सीखी है, वो तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। 15 दिन मुझे ट्राई करने दो, 15 दिन मुझे फोकस करने दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये हो जाए। और 15 दिन बाद मुझे दिखाने भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मैंने सीख ली थी और उस चीज़ में मेरे को समझ में आ गया था कि ऐसे ही करते हैं। उनका मैं टाइम, फिर वो भी बिजी है, उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, राइट? इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें हम सीख सकते हैं। वन थिंग कीप इन माइंड, ठीक है? अब मैं डाउट्स पूछूंगा। इट्स एन HR क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्या था आपका सर? जो आप सच बताऊं कि झूठ? सच बताओ। चलो देखो, ऐसा है, UPSC is something that gives you status, it gives you power। आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, 95% इसी रीजन के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग करप्शन करने भी जा रहे होंगे, आई एम श्योर। मेरा करप्शन नहीं था, मुझे पता था कि मुझे जेन्युइनली हेल्प करनी है लोगों की। अब धीरे धीरे प्रिपरेशन टाइम में पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ ना सोचते हैं, ख्याली खुलाव होते हैं कि हम हेल्प करेंगे, हम इतने बड़े बड़े काम करेंगे। जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें होती नहीं है पॉसिबल, बिकॉज देयर इज अ हायरार्की एंड यू कैन नॉट ब्रीच दैट हायरार्की। मे बी यू कैन ब्रिंग द चेंज आफ्टर 30 years, बट हु नोज व्हाट विल यू बी आफ्टर 30 years। इनिशियली मेरा ये किक था कि मैं कुछ करूँगा, बट धीरे धीरे किक खत्म हो गया। फिर ये हो गया कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दी, अब तो करना ही करना है, एटलीस्ट मेरे को करना है तभी कुछ होगा। मेरा प्लान भी नहीं था कुछ, मेरा प्लान भी सिर्फ ये था, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई वाज सिलेक्टेड बाय द CEO ऑफ एन MNC व्हिच इज 350 years old, दैट मींस आई हैव समथिंग इन मी। सिर्फ ये था, मैंने और इसके अलावा कुछ प्लान भी रखा ही नहीं था। मेरा ये था कि हाँ ठीक है, MBA कर लूंगा, 2 साल और लगेंगे, लगा लेंगे, 28 के हो जाएंगे, फिर जॉब ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनीबॉडी हैव एनी गेसेस मेरी एज कितनी होगी? 20 में तो एग्जाम ही नहीं दे सकते। 21 में कैसे दे सकते हो? अच्छा, तो एनीवन एल्स? Let me tell you, I am still 23. ठीक है? I have done it in one attempt and I have done 1 year job also. मैंने अपनी पूरी पढ़ाई भी कर ली है। I am still 23. जब मेरी ज्वाइनिंग आएगी मैं तब भी 23 का ही होऊंगा। ठीक है? तो that's what I'm trying to say कि एज से कुछ नहीं होता। आपका में, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो मुझसे बहुत बड़े होंगे, उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होगा। You just have to put that experience on exam paper. Life experiences matters. It's an exam not of the knowledge, it's an exam of your personality, people says. So just put that thing in your exam paper. और ये कब होगा? जब आप implement करेंगे, जब आप brainstorm करेंगे। जब बच्चे बोलते हैं GS के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, what does that mean? It means कि आपको अपनी limited knowledge को use करना है exam paper में after brainstorming, right? So please make sure your brainstorming is good. अभी से brainstorm करेंगे ना हर एक चीज पे तो अच्छा रहेगा, अच्छा आपका मतलब एक character build up होगा। और कभी भी आप सोचते हैं you are entitled to hold this view negative towards government. Government जो भी करती है वो negative करती है, क्यों? क्योंकि द हिंदू को लिख रहा है, ठीक है?
वो द इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है और उसमें भी कोई कमेंट लिख रहा है, इसलिए आप नेगेटिवली बोलते हैं गवर्नमेंट के बारे में, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, या फिर आपके घर पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी है कि आप नेगेटिव सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में। प्लीज कीप इन माइंड, यू वांट टू बी सिविल सर्वेंट, यू वांट टू वर्क फॉर गवर्नमेंट, ट्राई कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग कि आपको नेगेटिवली सोचना है या पॉजिटिवली सोचना है गवर्नमेंट को। यू हैव टू सी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन ईच एंड एवरीथिंग। सपोज अग्निपथ स्कीम अभी आई है, ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर होंगे पार्टी के। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज़ आप अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी को स्कीम सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ होंगे जो उसके नेगेटिव में होंगे, जो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है। प्लीज शेड दिस थिंग इन फ्रॉम योरसेल्फ। आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए उसके लिए काम करेंगे, कोई भी पर्सन पे चेयर पे पर्सन होगा उसके लिए काम करेंगे। सो शेड योर आइडियोलॉजी। यू आर एंटाइटल्ड टू होल्ड योर पर्सनल ओपिनियन, बट वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आई वाज वेरी क्लियर कि अग्निपथ स्कीम आई है, मुझे उसका पॉजिटिव बताना है, मुझे उसका नेगेटिव बताना है। हर पॉइंट को हमें पढ़ना है, कितना सही है कितना गलत वो हमें जानना नहीं है, हमें सिर्फ अपना पॉजिटिव नेगेटिव देना है और क्वेश्चन के बाहर आ जाना है। आप बैठे बैठे जितना मर्जी उस चीज को डिबेट कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एग्जाम में वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। और ये मेरा सबसे आखिरी टिप यही है कि स्टे अवे फ्रॉम सच डिस्कशंस जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होती हैं। CAA आया तो मैंने सुना था, मैं उस टाइम पे दिल्ली में नहीं था, कि ओल्ड राजेंद्र नगर में उसी के बारे में बात करते रहते थे और कुछ टॉपिक ही नहीं था, चाय पीने जाते थे तो वो, और फिर बैठ गए एक बार तो आधा घंटा वेस्ट हो गया। मैंने तो घर से तैयारी करी है, चंडीगढ़ से ऑनलाइन तैयारी करी है। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट, मैंने ऑनलाइन तैयारी करी है, घर पे बैठ के तैयारी करी है। इवन के जो मैंने पेपर भी लिखे हैं वो भी ऑनलाइन लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट जब मिलता है ना तो आपको साथ वाला जब ज्यादा सोर्स पढ़ रहा होता है तो डर लग जाता है, उल्टा आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। समटाइम्स सोशल आइसोलेशन इज आल्सो गुड। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद देखनी है, आपको अपनी ये सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सोशल आइडियोलॉजीज, ये सबको खत्म करना है। यू जस्ट हैव टू थिंक फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। इफ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, आपको वैसी पर्सनालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप अपनी बायस ना शो करें। ठीक है, डन? Sir, which type of strategy should we follow for CSAT? CSAT is getting tougher day by day. When I gave CSAT बहुत मुश्किल था। मॉक में मेरे 102 नंबर आ रहे थे। जितने मॉक देता था सब में 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे, एग्जैक्टली 58 अटेम्प्ट होते थे, कभी भी ना ज़्यादा ना कभी कम, पता नहीं क्यों, शायद स्पीड उतनी थी। 80 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 58 कर पाता था। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करी कि मुझे मैथ करना चाहिए, मुझे इंग्लिश करना चाहिए। आई गॉट टू नो कि मुझे मिक्स ऑफ देम करना चाहिए। 1 से शुरू हो जाओ, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सोल्व करी जाओ। डोंट थिंक वेदर यू आर इंजीनियर तो आप मैथ में बहुत अच्छे हैं। हमने भी मैथ बहुत पहले पढ़ी है, फुल फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, शॉर्टकट्स भूल गए हैं। दिस ईयर क्या हुआ है कि इंजीनियर्स क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा टफ थी। 1.5 घंटे में लोग 30 क्वेश्चन कर पाए। अब 30 क्वेश्चन करोगे, 30 में से 2-4 गलत भी हुए होंगे। इंग्लिश को आपने छेड़ा नहीं है, पर इस बार इंग्लिश ईजी थी कंपैरेटिवली। तो आपकी स्ट्रेटेजी आप सोच कर गए थे रिजिड होकर कि हम तो मैथ करेंगे, मैथ आई नहीं वैसे उस टाइप की। सो चेंज दिस थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करनी है। अगर यूपीएससी बैलेंस पेपर दे रहा है, आर्ट्स वालों को भी फायदा हो, इंजीनियर्स को भी फायदा हो। यूपीएससी इस हिसाब से सोचता है कि किसी के साथ गलत ना हो। ठीक है, तो आपको जो अपना बेसिक पढ़ना है वो पढ़ना ही है। CSAT के लिए क्लासेस लगानी है। मेक श्योर आप क्लास वो लगा रहे हैं, अच्छे से लगा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपके लास्ट के 3 महीने आ जाएंगे ना, जब आप प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी जिसे बोलते हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेंस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उस टाइम पे रोज का 2 घंटा CSAT को देना है। उसमें आप लॉजिकल को भी देंगे, इंग्लिश को भी देंगे, क्वांट को भी देंगे। अपने आप डिवाइड कर सकते हैं आप 5 दिन हफ्ते के, उसके लिए 2 दिन क्योंकि आपकी रिविजन होती है। आई यूज टू मतलब प्रीलिम्स टाइम पे भी मंडे टू फ्राइडे रिवाइज करेंगे, और सैटरडे संडे जो मैंने रिवीजन करी है उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से CSAT करना है हमें टैकल क्लास। And sir, what about ethics? ओके, एथिक्स के लिए देखो मैं सिंपली ये बोलूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बट दे आर टीचिंग यू इट शुड बी योर बेस मटेरियल। क्योंकि वो एग्जांपल्स आपने क्लास में सबके साथ ब्रेनस्टॉर्म करें, इट विल बी इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? इसको
करना है। सप्लीमेंट कैसे करना है? आप या तो दो बुक्स आती हैं, डीके बालाजी सर की एक बुक आती है, एक आती है मोहित जैन सर की बुक। इनमें से कोई भी बुक उठा सकते हैं, उससे सप्लीमेंट कर लेंगे अपने एथिक्स नोट्स को जो भी क्लास में कराया गया है। एंड क्लास में नोट्स को खुले खुले बनाना, पेज चिपकाने की जगह छोड़ना, साइड में मार्जिन लेना ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एग्जांपल देना हो सो इट्स इजीली कंसोलिडेटेड टू वन प्लेस, राइट। थर्ड सोर्स क्या होना चाहिए? एक साइट है brainyquotes.com या brainyquotes.in। ब्रेनीकोट्स लिख लेना, उसमें बहुत सारे कोट मिलते हैं, कोई भी टॉपिक हो, एटीट्यूड, लीडरशिप या एनीथिंग। जस्ट गेट 2 or 3 quotes on each topic, उतना कर लो। उस पर डेफिनेशंस पे आ जाते हैं, डेफिनेशंस अपने प्रिपेयर कर लो हर एक टॉपिक पे, ठीक है। अभी वैल्यू एडिशन एक जगह और बची है। मैं टेक टॉक्स देखा करता था बीच बीच में, रोज नहीं। अगर कोई ये बोले कि रिजल्टली मैं रोज देखता था, रोज नहीं। आज मैंने सोचा एथिक्स की ब्रेनस्टॉर्म, आज मैंने एथिक्स का वैल्यू एडिशन करना है। आज मैं पूरे दिन सिर्फ टेक टॉक्स ही देखूंगा। आज मैं पूरे दिन सिर्फ इस टाइप की वीडियोस ही देखूंगा, एनजीओस की वीडियोस देखूंगा, क्योंकि वहां से उनके बहुत सारे इनिशिएटिव हमें पता लगते हैं। एंड व्हेन यू सी दीस काइंड ऑफ वीडियोस, आपके रिकमेंडेशन में ऐसे टाइप की वीडियोस आने लग जाती हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, उसमें से एग्जांपल जनरेट कीजिए। एटीट्यूड का एग्जांपल मिलेगा, लीडरशिप का एग्जांपल मिलेगा, राइट। कुछ चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी स्टैटिक क्लास में, बट मैं वैल्यू एडिशन के लिए बोल रहा हूँ। एंड एक मिथ होता है व्हेन वी डू 10 मार्कर, लोग बोलते हैं हमें एथिकल पर्सपेक्टिव लिखना है क्या? नहीं। इवन इंटरनेशनल मोरालिटी इज अ टॉपिक इन एथिक्स। तो इंटरनेशनल रिलेशन का भी अगर कोई एग्जांपल आ रहा है तो एथिकल एग्जांपल है। सोशल एग्जांपल भी अगर कोई आ रहा है वो एथिकल एग्जांपल है। पॉलिटिकल एग्जांपल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल एग्जांपल भी हो सकता है। यही मिस्टर स्पीच लिट का ना, सिर्फ स्पीच लिट याद रखो और उसको फॉलो कर लो, उसमें से एग्जांपल्स ब्रेनस्टॉर्म कर लो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एथिकल एग्जांपल होना चाहिए। एग्जांपल कुड बी इन दीज डायमेंशंस आल्सो। एंड एक 10 मार्कर क्वेश्चन में आपके कम से कम 6 से 7 एग्जांपल होने चाहिए, ठीक है। एंड मोर फोकस कहाँ होना चाहिए? केस स्टडी पे या 10 मार्कर पे? कैन एनीबॉडी टेल मी जिसने अभी तक अटेम्प्ट लिखा है एंड हु कैन टेल मी केस स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 10 मार्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी ने अटेम्प्ट लिखा है अभी आज तक? प्रीलिम्स भी नहीं दिया किसी ने, ठीक है। कीप इन माइंड, मेरे लिए जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे लिए केस स्टडी इंपॉर्टेंट थी। आई ट्राई टू बिकम बेस्ट एट केस स्टडी व्हिच एक्चुअली रिड्यूस्ड माय स्कोर इन एथिक्स। हुआ क्या, मैंने एथिक्स को बहुत अच्छे से करना चाहा, केस स्टडीज को। मैं केस स्टडीज को एक एक चीज को अच्छे से टारगेट कर रहा था एग्जाम हॉल में, हर एक चीज को आंसर भी किया, हर एक चीज में जितनी डायमेंशन पॉसिबल थी देने की कोशिश करी। केस स्टडी में 1 घंटा 40 मिनट लग गया केस स्टडी खत्म करने में। अब 13 क्वेश्चन बचे थे 10-10 मार्क के, 13 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के फॉर इन्फॉर्मेशन। अब वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास टाइम कितना था ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए? 6 मिनट्स ईच। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते होंगे, जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा लगेगी, तो वहाँ पे मुझे 7 मिनट देने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे जहाँ पे सिर्फ मैं 5 मिनट दे सकता हूँ। तो इस कारण क्या हुआ कि मेरे एग्जाम्पल्स जो थे वो कम लिखे गए, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, और मेरा स्कोर कम आया। कितना आया? 102 एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 120। तो बहुत ज़्यादा फर्क आया। आई वुड सजेस्ट कि केस स्टडीज में हमको बेस्ट नहीं होना है, हमको एवरेज से ऊपर होना है। केस स्टडीज में यू शुड गिव 1.5 आवर एग्जैक्ट। अगर उससे ज़्यादा जितना लगेगा ना, उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि 10 मार्कर के लिए टाइम कम बचेगा। 10 मार्कर में मैक्सिमम यू कैन स्कोर 5.5 मार्क्स। इतना तो मतलब टीचर भी दे देगा। 6 अगर कोई दे दे तो अलग बात है, 5.5 आपका 10 मार्कर में मिल सकता है। अगर मैं एवरेज 4 नंबर, 4.5 नंबर एवरेज मान लूँ, मल्टीप्लाई बाय 13, तो देख लो हिसाब कितना बनेगा। इट्स 58.5 ऑलमोस्ट। मैथ में गलती हुई हो तो सॉरी, बट 58.5 होगा, राइट। केस स्टडी में देयर आर 6 केस स्टडीज एंड इन दैट मैक्सिमम स्कोर जो मैं सोच रहा था वो मिलेगा 13, अगर बहुत बेस्ट लिखी है। बट अगेन मेरा बेस्ट जो है जरूरी नहीं है कि टीचर को बेस्ट लगे। तो टीचर को लगा होगा, मान लो 11 मिलता है एवरेज 66। आप 13 के लिए अगर वहां जाएंगे, 13 × 6 78, 66 से अगर आप 78 पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका 4.5 ना 3 हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको फिर ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा।
और यहाँ पर अगर वो 13 क्वेश्चन में मेरा 1 नंबर, मतलब अब ये मानिए बैलेंस आउट करके तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माई एक्सट्रीम फोकस शुड नॉट बी ऑन दिस, माई एक्सट्रीम फोकस शुड बी ऑन दिस बिकॉज आई कैन स्कोर 5.5 ऑल्सो। पर वहाँ पर 13 नंबर नहीं मिलेंगे, किसी भी हालत में 13 नंबर नहीं मिलेंगे, 11, साढ़े 11, 12 तक मैक्स। ठीक है, तो अब खुद सोच लो कि क्या बेनिफिशियल होना चाहिए फिर मेरे लिए 10 मार्कर। फिर इसलिए मेरी ये भी एनालिसिस है आफ्टर दिस मीन्स कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी अटेम्प्ट लिखूंगा, आई एम नॉट गिविंग दिस ईयर, अगर मैं नेक्स्ट ईयर देता हूँ तो व्हाट माय फोकस शुड बी ऑन एथिक्स की केस स्टडीज में लिमिटेड टाइम देना है और 10 मार्कर पे ज़्यादा फोकस करना है। इतने अच्छे एग्जाम्पल लिखने हैं, 6-7 एग्जाम्पल लिखने हैं कि वो मजबूर हो जाए आपको 5.5 नंबर देने के लिए। 6-7 एग्जाम्पल में 5.5 नंबर श्योर है। ठीक है, जिसने भी पूछा था। ये बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि आप क्रेडिट किसे देना चाहते हैं अपनी अचीवमेंट का। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो मेरा क्लियर हुआ तो अपने आप को क्रेडिट दूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, मेरा तो मैंने कर दिया ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स एंड माय फैमिली जिन्होंने मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन दी है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज सिटिंग हियर, पीयूष। ही वाज वन ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग पिलर्स। जब मैं नहीं पढ़ता होता था ना, जब मैं मनी हाइस्ट देखता होता था मेन से पहले, he used to tell me पढ़ ले। I used to tell him मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे। So these kind of small interactions वो मेरे को मतलब पॉजिटिविटी दे रहे हैं कि पढ़ना चाहिए तुझे, it's a time for you। मुझे भी एक बार मैंने उसे बोल दिया ठीक है तू निकल, लेकिन मुझे दिमाग में घूम रहा है यार बात तो सही कह रहा है। My mother, मैं जो घर में तैयारी करता था तो मैं उनके साथ रात में घूमने जाया करता था, मतलब सैर करने। तो जितना भी मेरे पूरे दिन में हुआ है, क्या मेरे दिमाग में कुछ भी बात चल रही है, आई कुड शेयर विद हर। हर किसी की लाइफ में एक ना एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिससे आप सब चीज शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ में वो मेरी मदर है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ठीक है, तो नहीं तो मैं उसके साथ शेयर कर लेता, पर मैंने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया। उन्होंने मेरे को सोल्यूशन दिया, उन्होंने मेरे को पॉजिटिविटी दी। क्या बोला उन्होंने कि हमने तेरे को 4 साल दिए क्लियर करने के लिए, अभी तेरा एक अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर करके दे दे, नो प्रॉब्लम, राइट ना। तो एक पॉजिटिविटी चाहिए, वो मेरी एक्सटर्नल मोटिवेशन थी। शी यूज्ड टू मोटिवेट मी, यू कैन डू इट। और मैं भी उन्हें बोला करता था मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये है कि मैं जो टारगेट्स बनाता हूँ वो कंप्लीट ही नहीं होते। तभी तो मैंने टाइम वाली अप्रोच निकाली, अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी। टारगेट पूरे नहीं होते थे, डिमोटिवेशन होने लग जाती थी, यार आज टारगेट पूरा नहीं हुआ, सॉरी। टाइम वाला तरीका जिससे मेरे को लगे कि हाँ आज मैं पढ़ा हूँ, ये ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड है ना अपनी पढ़ाई में तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है अपनी पढ़ाई से या किसी चीज़ से तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, एंड अगेन क्रेडिट माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। माय ब्रदर हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय पर्सनालिटी इंटरव्यूज। यूजुअली क्या होता है जब आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू होता है तो एक रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करी जाती है सो दैट यू कैन वॉच इट एंड इम्प्रूव ऑन योर पर्सनालिटी। When I went for some interviews, मेरा भाई मुझे फ़ोन करके कहता he lives out, he lives in Germany। तो वो मुझे वहाँ से बोलता है रात को 12 बजे कि इतना हंस क्यों रहा था, कि एंट्री करते हुए दांत क्यों निकाल रहा था। I was like, अब मेरा नेचुरल सेल्फ ऐसा है, मैं हंसता हुआ तू कह रहा अगर अगली बार हंसा ना देख लियो। वो मुझे वहीं से बैठे बैठे धमकी दे रहा है कि अगली बार अगर मुँह में हंसता देखा मेरे को। So he used to watch my videos एंड एक चीज नोट करता था, तू हाथ ज़्यादा हिला रहा था, तू मुंह ज़्यादा हिला रहा था, कभी कुछ कर रहा था। एंड वो इतनी बेसिक बात मैं सोचता था मनी मन मैं अगर मैं सारी चीज़ें इंप्रूव कर लूँगा मेरे तो 275 नंबर ही आ जाएंगे। फिर ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मैं उसे मतलब वो जब लेक्चर देता था ना मैं बस सुनता रहता था। मैं कि ठीक है ओके, लेकिन ये है कि मैंने उसे सीखा, मेरे को पता चल गया मेरी गलती क्या है। तो इट्स हिज रोल इन माय टोटल यूपीएससी प्रिपरेशन कि उसने मुझे समझाया कि तेरी ये प्रॉब्लम है पर्सनालिटी, बिकॉज ही इज ऑल्सो वर्किंग इन एमएनसी, तो उसको भी पता है कि पर्सनालिटी अगर आप जा रहे हैं तो कैसा आपको बिहेव करना है। नाउ आई वाज डिस्कसिंग विद ख्याति मैम एंड दिलीप सर कि आज मैं कैजुअल पहनकर क्यों आया हूँ। किसी ने कोई बता सकता है मुझे मेरे मन में क्या होगा कैजुअल पहनने के पीछे, मैं फॉर्मल क्यों नहीं पहन कर आया? एनीबडी कोई गैस मारना चाहे?
she understood. मुझे लगता है हमारी वाइफ मैच कर रही है. Actually the thing was I discussed, मैं बहुत confused हो रहा था. My friend was telling me कि formal पहन ले, and I was like I will wear casual. Casual से क्या होगा कि मुझे उनको बच्चों को ऐसा लगेगा कि मैं उनके साथ कहीं हूँ. मैं कोई अलग लेवल पे नहीं पहुँच गया हूँ. मेरा तो अभी क्लियर हुआ है. अभी मैंने ज्वाइन भी नहीं करी है सर्विस. बट अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, अगर मैं आपके साथ दिखता हूँ, then only you will be very frank with me, then only you will be very easy to interact with me, right? So that was one motive behind that. अब ये वही बात आ गई कि पर्सनैलिटी कैसे बनती है. You have to think from the perspective of others. जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी improve करते हैं, whatever you speak, whatever you do, think from the perspective of third person. And if you are able to please them, because that is all world, materialistic perception. ये मेरी materialistic perception है कि मेरी perception अच्छी जानी चाहिए तीसरे बंदे पे. That is why I do these things. ठीक है? That's it. अगर कोई question है अभी भी, we can take 5 to 10 more minutes. कोई भी question specifically पूछ सकते हैं. Mr. Speechlet में M is for Mahabharat, R is for Ramayana, S is for social, P is for political, E is for economic, E is for environmental, C is for cultural, H is for historical, L is for legal, I is for international, T is for technological. See, बहुत धीरे धीरे बोलूँगा. Social लिख लो, political, महाभारत एंड रामायण, इसके अलावा. ठीक है? और क्या क्वेश्चन था? एक और फ्रेमवर्क दूं, अभी लिख लो, क्या पता एक साल बाद काम आ जाए. LIPIT, लिपिट. एनी मेंस क्वेश्चन, जहां पर भी आपसे मेजर्स पूछे जाएं, जहां पर भी आपसे सॉल्यूशन पूछे जाएं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं. प्लीज राइट डाउन, तभी आपको समझ में आएगा. कहां पर? जहां पर सॉल्यूशन पूछे हो, जहां पे मेजर्स पूछे हो. ठीक है? L is for legal, or you can say law. I is for institution. P is for policy. This I is for international convention or body. And this T is for technology. Right? अब मुझे 5 पॉइंट मिल गए बगैर कुछ करे. कैसे? Let me tell you example also. मान लो क्वेश्चन आता है डाउरी पे, और वो आपसे पूछे डाउरी को रोकने के लिए या डाउरी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं. Ask for limit. Limit. L is for law. Is there any law which prohibits dowry? There is a law, Dowry Prohibition Act of 1961. What I can write, we can strengthen Dowry Prohibition Act. This will ensure that certain cases which are not being reported are also coming to the light. ठीक है? लॉ के बारे में लॉ का नाम लिख दिया और ये बोल दिया कि उसको स्ट्रेंथन कर दो. इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है डाउरी खत्म करने के लिए. स्ट्रेंथन ही तो करेंगे और क्या करेंगे. इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डाउरी में काम कर सकता है देश का, हमारे देश का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन. कैन एनीबॉडी टेल मी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डाउरी को खत्म करने में मदद कर सकता है? कुछ भी बोल लो. Okay, Ministry of Social Justice, very nice example. I am having example of National Commission for Women, या कोई NGO का नाम which is into this thing, उसका नाम लिख के लिख दूंगा कि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की हमें जरूरत है, इनकी पावर्स बढ़ाने की जरूरत है, और
इससे इनकी फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, उससे डाउरी कवर हो सकती है, राइट? पी पॉलिसी, इज देयर एनी पॉलिसी जिससे डाउरी रुक सकती है? कोई भी विमेन सेंट्रिक पॉलिसी लिख सकते हो, सुकन्या समृद्धि स्कीम, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, इस टाइप की स्कीम्स लिख दो और लिख दो कि ऐसी स्कीम्स होने से औरतों के प्रति जो हमारी नजरिया है वो बदलता है, इससे सेंसिटाइजेशन होती है, राइट? जेंडर सेंसिटाइजेशन एजुकेशन पार्ट उसको वहां पे कर सकते हैं। सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज मुझे तो डायरेक्ट बस लिखना ही था। आपको फ्रेमवर्क मिल गया, लेकिन इन सॉल्यूशंस एंड मेजर्स। I is for international. Is there any international convention or body which can help India in terms of reducing dowry? Anyone? If anyone is having example of anybody. She. Okay, nice. But it's an NGO. I would rather use it here. Okay. Any intergovernmental body? Yeah, any convention? Have anyone heard? Has anyone heard of CEDAW? Anyone? It's Convention for the Elimination of Domestic Violence Against Women. We can directly use it. आपने ये अच्छा ये करना कैसे है? मैंने बताया था ना एक शुरुआत में, मेंस को क्यों होनी चाहिए डेटा बुक। उस डेटा बुक में आपने लिखा था विमेन, उस विमेन में आपको पता चल गया विमेन की प्रॉब्लम्स क्या लाइफ साइकिल में, फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, एल्डरली बीटिंग, डाउरी, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डेटा ले लिया, सबके लिए थोड़े थोड़े लॉज ले लिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा कीवर्ड ले लिया, और वहीं से डायरेक्टली से पुट करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपकी वो डेटा बुक तैयार होनी चाहिए, एंड यू कैन स्टार्ट इट राइट फ्रॉम टुडे। जो भी अखबार में पढ़ रहे हो उसको यूज करो, ठीक है? इसके अलावा एक और कन्वेंशन होती है, इस्तांबुल कन्वेंशन। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन, बट अगर हम इसका पार्ट बन जाएं तो हम डाउरी वायलेंस रोक सकते हैं, एटलीस्ट हमारे कुछ टारगेट्स होंगे, हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो दैट्स हाउ वी कैन गेट अ पॉइंट। टेक्नोलॉजिकल पॉइंट कैन आल्सो बी देयर। डाउरी है तो मोबाइल पे कुछ ऐप बना दो जिस पे विमेन इजीली पुलिस या किसी काउंसलर के साथ कनेक्ट कर सके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डाउरी केसेस गो अनसीन, क्योंकि विमेन बाहर नहीं आ पाती है, विमेन अप्रोच नहीं कर पाती है। सो कांट वी डू एनीथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ आपको मोबाइल दे दूं, क्या पता उनके पास मोबाइल हो ही ना, सो वी नीड सम अदर इंटरवेंशन। तो ऐसे दो तीन एग्जांपल सोच लो और वहां पे लिख दो, आपके सॉल्यूशंस कंप्लीट, एंड दैट्स हाउ यू गिव सॉल्यूशंस, राइट? अगर पूछते कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, कॉजेस बता दो, तो अगेन यही स्पीच लिख, किसी भी चीज का सोशल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, किसी भी चीज का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, किसी भी चीज का सोशल कोज भी हो सकता है, सोशल पॉलिटिकल कोज भी हो सकता है, एनवायरमेंटल कोज भी हो सकता है। तो जस्ट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। आपको फ्रेमवर्क दे दिया ना, इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे जस्ट यू हैव टू थिंक फॉर आंसर राइटिंग। बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो आपने 18 महीने का अखबार पढ़ा है, वो आपका सब हेल्प करेगा। योर स्टैटिक नोट्स विल हेल्प, योर टीचर्स विल हेल्प, उनकी नॉलेज आपको हेल्प करेगी, उन्होंने अपने कुछ पर्सनल एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए होंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, राइट? एनी क्वेश्चन? So this is the last question which I am going to take. If there is any last question, yes, please. सर पूरे साल अपने आपको कैसे मोटिवेटेड लगे? Again, self motivation to 3 because I didn't have plan B. अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास प्लान बी नहीं है, मैं क्या करूं? अगर मैं प्रिपरेशन छोड़ूंगा तो मैं अपने दोस्तों के मुकाबले करियर में पीछे हो जाऊंगा। I only had an experience of 1 year. उस एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग भी इंक्लूड थी, मुझे जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी, और फिर जो मेरी जॉब प्रोफाइल थी वो भी मैं चेंज करना चाह रहा था, तो वो कैसे करूंगा अगर मैं क्लियर नहीं करूंगा? तो मेरी कुछ मजबूरियां थी, सबके लाइफ में कुछ मजबूरियां होती हैं, वो मजबूरियां आपका सेल्फ मोटिवेशन का सोर्स बनती है। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने ऊपर विश्वास करें। मैनी ऑफ यू विल सेल्फ डाउट कब? जब आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के आप मॉक देंगे, आपके कम नंबर आ रहे होंगे आपके दोस्त के मुकाबले, वहां पर आप सेल्फ डाउट करेंगे। बस वो अगर आप झेल गए ना, इट्स इजी टू क्लियर, ठीक है? मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा एक बार में क्लियर हो गया, बाई चांस मेरा इंटरव्यू में रह जाता, मतलब इंटरव्यू में देकर आएगा और उसके बाद नहीं होगा, डेफिनेटली डिप्रेशन आता, डेफिनेटली। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ तो मेरे को डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन इज अ बिग वर्ड, एटलीस्ट नेगेटिविटी आती है, एटलीस्ट। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार मैंने प्रिपेयर नहीं किया, काश मैं मेंस के टाइम पे और पढ़ लेता,
काश मैं उसकी बात सुन लेता और मनी हाइस्ट ना देखता, ठीक है। बट मैं 4 दिन पहले घर चले गया था रिजल्ट आने से पहले, घर पे देखूंगा, माय मदर विल बी देयर, अगर मेरा नहीं क्लियर होगा तो एटलीस्ट दे विल बी देयर टू सपोर्ट मी। वो मुझे जज नहीं करेंगे, दुनिया जज कर सकती है, वो नहीं जज करेंगे, राइट। सो योर पेरेंट्स आल्सो हेल्प्स यू इन क्लियरिंग एग्जाम्स एंड ऑल दीज लाइफ अपहीवल्स, राइट। Just make sure you are confident, you are honest to your preparation and stay away from negativity. ये फालतू की जो हम एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं, इन सबको छोड़ना है, हमें अपना एक बहुत ही एक academic व्यू पॉइंट बनाना है। We don't need your emotional point of view in your answers. We need your academic point of view. इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। I believe everyone can do it. Just अपने ऊपर विश्वास रखना। For further अगर मेरे साथ जुड़े रहना है ना, तो यू कैन सर्च माई नेम ऑन टेलीग्राम। मैंने ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम ग्रुप, अगर उसमें कभी भी कोई स्पेसिफिक डाउट होता है यू कैन डीएम मी, वहाँ पर भी मेरे डाउट्स आते हैं बहुत, तो मेरे को जब भी टाइम लगेगा आई कैन यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी, और या फिर चैनल पर भी कमेंट्स ओपन है, उस कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कुछ भी स्पेसिफिक डाउट हो। अगर वो ऐसा डाउट होगा, यूजुअली मैं 50 में से 40 डाउट क्लियर कर देता हूँ, 10 डाउट ऐसे भी होते हैं जो या तो रिपीटेटिव होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस से सीखें वो चीज़, ठीक है। बट अदरवाइज आई रिप्लाई, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आई अगेन वुड लाइक टू थैंक ख्याति मैम, दिलीप सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड इंटरैक्टिंग विद सो वंडरफुल क्राउड। Thanks to sir also and other staff who sat for such a long session, and thanks for the team also for giving it live sessions for the students. Thank you.